नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है ऑर्डर एट द बॉर्डर। तो इस पूरे आर्टिकल में बॉर्डर की जो टेंशन थी हमारी चाइना के साथ, उसके बारे में बात की गई है। अब जाके एक गुड न्यूज़ आई है कि एक लंबे समय के बाद पिछले साल जो डेडलॉक चला था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उस पर एक समझौता बनता हुआ दिख रहा है। तो पूरा आर्टिकल उसी के बारे में, कैसे समझौता बन रहा है, उसमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ी और कैसे हम उसको, वो जो एक डेडलॉक था उसे डिसएंगेज कर रहे हैं। तो यही सब इस आर्टिकल में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यों उनको लग रहा है कि ऑर्डर एट बॉर्डर हो रहा है, बॉर्डर पे एक ऑर्डर दिया गया और ये ऑर्डर पूरी तरह से एग्जीक्यूट है। तो आर्टिकल की शुरुआत एक सलाह के साथ की जा रही है कि चीन के साथ व्यापक संबंधों के लिए एलएसी में विघटन महत्वपूर्ण है। तो अगर हमें चीन के साथ एक बॉर्डर रिलेशनशिप कायम करना है तो इस ब्रॉडर रिलेशनशिप के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो डिसएंगेजमेंट है। अगर एलएसी पे डिसएंगेजमेंट नहीं होगी तो हम रिलेशनशिप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये सलाह है, इस सलाह के साथ इस आर्टिकल को शुरू किया जा रहा है और इस पूरे आर्टिकल में एक डिसएंगेजमेंट की बात की जाएगी कि कैसे डिसएंगेजमेंट होगा। कुछ हद तक प्रोसेस भी बताया जाएगा और कुछ हद तक सलाह भी दी जाएगी राइटर के द्वारा। तो आर्टिकल की शुरुआत की जा रही है। भारत और चीन आखिरकार हाल ही में एलएसी तनावों के केंद्र में रहे पेंगोंग झील के विस्थापन पर एक समझौते पर पहुंच रहे हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने की दिशा में एक आशाजनक शुरुआत है। तो सबसे बड़ा जो डेडलॉक था वो पेंगोंग झील को लेके ही था। वहाँ पे फिंगर पॉइंट्स हैं कुछ 1 से लेके 8 तक, उसी में इशू था। हम 4 पे हैं और चाइना भी आके 4 पे बैठ गया था। चाइना बोला कि आप 4 से आगे नहीं जा सकते, जबकि हम 8 तक जाते थे पहले। वहाँ जाने से हमें रोक दिया, इस वजह से इश्यूज़ बढ़ा और चीज़ें यहाँ तक पहुँची। तो अब डिसएंगेजमेंट हो रहा है, एक समझौते पे हम दोनों पहुँच रहे हैं, तो एक आशाजनक शुरुआत मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों पक्ष चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से झील के उत्तर और दक्षिण तट पर अपनी आगे की तैनाती को रोकेंगे। तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर का बयान है कि दोनों देश एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक फेज़ मैनर में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए और वेरीफाइड करते हुए, मतलब आँख मूंद के कुछ भी नहीं होगा। जैसे जैसे चाइना करेगा वैसे वैसे हम करेंगे। हम वेरीफाई भी करेंगे कि चाइना ने एक्शन लिया या ऐसे ही बोल दिया कि हमने ले लिया तुम भी ले लो। तो इसे वेरीफाई करते हुए डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी इस तरह का बयान दिया। उन्होंने भी बोला है कि सिंक्रोनाइज और संगठित विघटन शुरू करने के लिए एक समझौते की घोषणा की हुई। तो चाइना ने भी अपना तरफ से बयान दिया है कि हम दोनों ने मिल के एक समझौते की घोषणा की, एक समझौते पर हम पहुँचे हैं कि हम अब सिंक्रोनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट करेंगे। वो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज होगा, यानी दोनों तरफ से स्टेप होंगे सेम से, और पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हवा में चीज़ें होंगी, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से होगा, एक फेज़ मैनर में ये डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। ये चाइना की तरफ से भी बयान आया है। दोनों पक्षों ने झील के उत्तर और दक्षिण में विभाजित क्षेत्रों में गश्त पर एक अस्थायी स्थगन के लिए सहमति व्यक्त की है। तो दोनों देश मानते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम पेट्रोलिंग को रोकते हैं इस डिस्प्यूटेड एरिया से, यानी ये मानते हैं कि ये जो फिंगर का एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया, तो इस पर कुछ दिनों के लिए पेट्रोलिंग को रोकी जाएगी दोनों तरफ से। इस पे दोनों देश सहमत हैं। खतरनाक रूप से निकटता वाले टैंकों सहित बख्तरबंद तत्वों की वापसी शुरू हो गई है। तो हुआ ये था कि जब ये इंगेजमेंट शुरू हुई थी तो वहाँ पे बहुत सारी टैंकें आ गई थी, तोपें आ गई थी, बहुत सारे लोग पहुँच गए थे, बहुत सारे वेपन आ गए थे। ये सब जो कि बहुत ही डेंजरस है। एक वार के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो लगभग आ चुकी थी दोनों तरफ से। तो ये सब काफ़ी ख़तरनाक थे और इन्हें धीरे धीरे अब हटाया जा रहा है और इसकी वापसी की शुरुआत बुधवार से शुरू हुई है। तो बुधवार से ये चीज़ें शुरू कर दी गई है। सभी फ्रंटलाइन कर्मियों को बाद में अगले 2 से 3 सप्ताह में वापस ले लिया जाएगा। तो जो भी फ्रंटलाइन हमारे जवान हैं उन्हें 2 से 3 हफ्ते में वापस ले लिया जाएगा। ये दोनों तरफ से होगा। झील के उत्तर में चीन की सेनाएं फिंगर 8 के पूर्व सीरीज़ाप में अपने बेस पर लौट आएंगी, जबकि भारत की सेनाएं इसी तरह धान सिंह थापा पोस्ट पर अपने अस्थायी बेस फिंगर 3 पर वापस आ जाएंगी। तो जब ये डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें यही होगा कि चीन की सेनाएं फिंगर 8 के पहले जो उनका एरिया है वहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट बनाया, उसको सीरीज़ाप पोस्ट बोलते हैं, वहाँ पे वापस चली जाएंगी। वैसे हमारी सेनाएं भी धान सिंह थापा पोस्ट पे वापस आ जाएंगी, जो फिंगर 3 के पहले है, यानी उसके बाद फिंगर 3 शुरू होता है। भारत पहले फिंगर 8 तक पैदल जाता था, यानी भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था पैदल जाता था।
भारत की तरफ से फिंगर 4 से पूर्व कोई सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है, यानी फिंगर 4 तक हमारे पास रोड है, उसके बाद हमारे पास रोड नहीं था, तो हम पैदल पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 8 तक। जबकि चाइना ने क्या किया है कि 4 तक अपना वर्चस्व बना लिया है। उन्होंने 4 तक अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे डेवलप कर लिया था, वहाँ तक रोड बना लिया था, जिससे वो पूरी तरह से अपने लॉजिस्टिक्स को फिंगर 4 तक पहुँचा पाते थे। जब डेडलॉक हुआ था तो फिंगर 4 पे ही हुआ था, फिंगर 4 पे दोनों सेनाएं आके खड़ी हो गई थी, तो वहाँ तक उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट तो आसानी से पहुँच पाता था। लेकिन हमें आगे पहुँचने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है कि हम फिंगर 8 तक चले जाएँ। तो ये एक इशू था, इसे आने वाले दिनों में सॉल्व करना होगा। ये एक कमियाँ दिखाई जा रही है कि ये हमारी कमी है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछली गर्मियों से चीनी सैनिकों ने भारत को फिंगर 8 तक पहुंचने से रोक दिया था, जिससे संकट पैदा हो गया। ये पिछली गर्मी की बात है, चाइना ने हमें रोक दिया, बोला फिंगर 8 तक नहीं जा सकते, इसी वजह से ये डेडलॉक शुरू हुआ था। अब 4 से 8 तक का पूरा चुनाव क्षेत्र, जो पूरा ये जो क्षेत्र है 4 से 8 की एरिया, 4 से फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का जो पूरा एरिया है, उसे बफर जोन बना दिया जाएगा। वो बफर जोन रहेगा। अप्रैल 2020 के बाद बने सभी अस्थायी बुनियादी ढांचे को वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाएगा, अप्रैल 2020 के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है दोनों साइड से, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे फिर से वापस लिया जाएगा। और 4 से 8 के बीच का जो क्षेत्र है उसे बफर जोन बनाया जाएगा, यानी वो बफर जोन रहेगा, उस बीच में कोई पेट्रोलिंग फिलहाल नहीं करेगा। इसी तरह दोनों पक्ष झील के दक्षिण में अपने ठिकानों पर लौट आएंगे, जहां भारत कैलाश रेंज में अगस्त के अंत में एक प्रभावी समकक्ष में कब्जा करने वाली ऊंचाइयों को खाली कर देगा, जिससे भारत को बातचीत करने के लिए बहुत आवश्यक लाभ उठाने के साथ साथ ये भी देखने का मौका मिला कि चीन की कार्रवाई कैसे होती है। एक्चुअली हुआ है कि कुछ ऊंचाई पे कुछ चोटियाँ हैं इस पेंगोंग लीक के आसपास में, उस पर भारत ने कब्जा कर लिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि भारत पूरी तरह से चाइना की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने लगा। चाइना की कोई भी हरकत होती थी तो इंडिया को पता चल जाता था, और यहाँ पे हमारी बढ़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमें उसके साथ जो मैटर था उसे रिजॉल्व करने में बहुत आसानी हुई। हम एक ढंग से निगोशिएशन कर पाए चाइना के साथ, क्योंकि चाइना को पता था कि इंडिया एक बेहतर पोजीशन में है और वो नहीं मानेगा तो उसे नुकसान होगा। ये भी एक रीज़न है कि चाइना मानने के लिए मजबूर हो गया। अब उस जो ऊंचाई वाली चोटी है उसे भारत खाली कर देगा इस डिसएंगेजमेंट के बाद। उत्तर और दक्षिण के किनारों पर सेना और तोपखाने शामिल है, जो सैन्य कमांडरों के बीच 9 लंबे दौर की वार्ता के बाद इसे क्रैक किया गया। तो दोनों की सेनाएं हैं, दोनों के तोपखाने शामिल हैं, और इसे इंगेज करना तो आसान था। अपने अपने देश की सेफ्टी के लिए दोनों ने इंगेज कर दिया, लेकिन जब डिसएंगेज की बात हुई तो बहुत मुश्किल हुई। इसके लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ी। लगभग 9 दौर की बातचीत हुई है, 9 टाइम्स दोनों एक दूसरे से मिले, घंटों घंटों बात किए, तब जाके दोनों इस नतीजे पे पहुंचेंगे ठीक है अब हम डिसएंगेजमेंट करेंगे। इस समझौते के साथ केवल लंबित समस्याएं अब छोटी हैं। अब इसके अलावा जो समस्याएं बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। गोगराहाट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A में कम सैनिकों को शामिल करने वाले स्टैंड अप, ये एक समस्या है जो पेंगोंग झील के विघटन के 48 घंटे बाद पूरा हो जाएगा। जैसे पेंगोंग झील का विघटन होगा अगले कुछ सप्ताह में, उसके 48 घंटे के बाद जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A के बीच में कम सैनिक को शामिल करना है, इसे भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। अभी वहाँ पे सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है, जो आने वाले दिनों में घटाई जाएगी। देपसांग के मैदानों में कोई स्टैंड अप स्थिति या सैनिकों की भारी तैनाती नहीं है, लेकिन LAC पर लंबे समय से चल रहा विवाद और मौजूदा संकट से निपटने वाले गश्तों को रोकना और अभी तक अनसुलझा है। तो एक अनसुलझा मैटर है, एक अनरिजॉल्व्ड मैटर है जिसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है कि ये जो एक लंबे समय से LAC पर विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से एक स्टैंड अप पैदा हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिक को वहाँ पे तैनात कर दिया गया था, उसे हटाना पड़ेगा। अब फिर से उस स्थिति में आना पड़ेगा कि जहाँ पे बहुत कम सैनिकों की तैनाती हो, वहाँ पे ज़्यादा सैनिक न रखने पड़े ताकि ज़्यादा हमें खर्च ना करना पड़े उस पर। तो ये अभी अनसुलझा है, इसे सुलझाने की ज़रूरत है। नई विघटन योजनाओं की सफलता अंत इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे पत्र में और आत्मा में लागू किया जाता है या नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जो अक्सर मेल नहीं खाता है। चाइना की एक खूबी रही है कि वो बोलता कुछ और करता कुछ और है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि क्या ये सिर्फ पेपर पे रहेगा या सचमुच में इसे ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो नई डिसएंगेजमेंट हुई है, जिसका प्लान बनाया गया और जिसे पेपर पे एग्जीक्यूट किया गया है, अगर इसे सक्सेस बनाना है तो इसे ज़मीन पे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप इसे ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे
तब तक ये चीज़ें सफल नहीं हो पाएंगी। ये पेपर पे रहेंगी तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये अभी देखना बाकी है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या इसे सच में ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या पेपर पे चीज़ें रह जा रही हैं। पिछले साल की घटनाओं ने भारी अविश्वास छोड़ा है। जो पिछले साल हुआ है इसकी वजह से दोनों में अविश्वास बढ़ा है, जो एक बाधा है, जो एक बहुत बड़ी रुकावट है। और ज़मीन पर चीन की कार्रवाई हमेशा अपनी प्रतिबद्धताओं से मेल नहीं खाती है। तो ये शक राइटर को भी है कि जो ज़मीन पे चाइना करता है और जो बोलता है वो दोनों मेल नहीं खाती, वो बिल्कुल अलग होती है। तो सारा जो है डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस वो इसी पे डिपेंड करेगा कि उसकी दोनों बातें मैच खा रही हैं कि नहीं। अगर मैच नहीं खा रही है तो डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से नहीं होगा और हम फिर से जैसे थे की पोजीशन में आ जाएंगे। और अगर उसने जो बोला और वो किया तो आने वाले दिनों में एक बेहतर शुरुआत हो सकती है दोनों के बीच में। दोनों पक्षों को यह ध्यान रखना चाहिए कि दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच व्यापक संबंधों के लिए क्या दांव पर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है दोनों को, कि दोनों की आबादी बहुत बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले दो देश हैं, इनके बीच में इस इंगेजमेंट की वजह से क्या दांव पे लगा है। इस बात को दोनों देशों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। जो अंतर सीमा पर शांति पर टिका है और जो भी दांव पे लगा है उसे दोनों देश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो इसी बात पे टिका है कि सीमा पे शांति बनी रहे। अगर सीमा पे डिसएंगेजमेंट नहीं हुई और वहाँ पे एक डेडलॉक की स्थिति रही जो कभी भी वार में चेंज हो सकती है, तो दोनों एशिया की जो बड़ी महाशक्ति हैं, जो पूरे विश्व पे छाने वाली हैं, आगे चल के इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। चाइना ऑलरेडी यूएसए को बीट करने की हालत में पहुंच चुका है। इनका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है और इसका जो मज़ा है वो बाकी देश ले रहे हैं, स्पेशली यूरोपीय देश इसका मज़ा ले रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एशिया की ये महाशक्ति उभर के सामने है और इस वजह से वो शांति से वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रुको और तमाशा देखो। तो इन दोनों देशों को समझना चाहिए कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे क्यों लगा दिया एक डेडलॉक की वजह से। और अगर उन्हें डेवलप करना है तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा, न कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना होगा। कंपटीशन करके आप कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे। अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करोगे तो आने वाले दिनों में आप बेहतर भविष्य बना सकते हो। तो यही सब है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल के माध्यम से दोनों देशों को सजेशन दिया गया था और बताने की कोशिश की गई कि कैसे हम एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं और एक जो अविश्वास पैदा हुआ है हम दोनों के बीच में उसे फिर से हम विश्वास में बदल सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को हम सीमित रखें। और चाइना ने जो पॉलिसी अपनाई है कि धीरे धीरे एक एक इंच ज़मीन लेने की, उसे छोड़ना होगा, एक्सपेंशन की नीति से बाहर आना होगा और अपने पड़ोसियों की रिस्पेक्ट करनी होगी। और स्पेशली अगर उसे एक बेहतर भविष्य चाहिए तो भारत की रिस्पेक्ट उसे ज़रूर करनी होगी, क्योंकि भारत एक छोटा देश नहीं है जिसे वो आंख दिखा के उससे कुछ भी बनवा लेगा। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसके पास अपनी बहुत बड़ी सेनाएं हैं, अपना एक्सपीरियंस है, अपनी डेमोक्रेसी है जो पूरे विश्व में फेमस है। तो इस तरह के देश को दबा पाना संभव नहीं है चाइना के लिए। चाइना इस बात को समझ चुका है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जो भी होता है उस पर आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल आएगा तो हम उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।